हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका एटीएम्स के बारे में। तो 2 लेक्चर हम देख चुके हैं और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ऑन अस एंड ऑफ अस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, आईएमटी क्या होता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र क्या होता है, और अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड आपके पास है, तो एक एटीएम पर मैक्सिमम कितनी फ्री ट्रांजैक्शन अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो मिलेंगी और नॉन मेट्रो में है तो मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि एन इंटर ऑपरेबल एटीएम नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें जो एटीएम्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एटीएम में इशूइंग बैंक होता है, कार्ड होल्डर होता है, एक्वायरिंग बैंक होता है। ये टर्म्स है फ्रेंड्स जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। इशूइंग बैंक कौन सा बैंक होता है? जिसका जो एटीएम मशीन इशू करता है या जो डेबिट कार्ड इशू करता है। तो ध्यान रखेंगे, इशूइंग बैंक वो होता है जो डेबिट कार्ड इशू करता है। डेबिट कार्ड इशूइंग बैंक को हम इशूइंग बैंक कहते हैं। कार्ड इशूइंग बैंक इज कार्ड इशूइंग बैंक। ठीक है, तो डाउट नहीं रहना चाहिए। जो बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड इशू करता है उसे इशूइंग बैंक कहते हैं। कार्ड होल्डर किसे कहते हैं? जो कस्टमर कार्ड, जिसका कार्ड होता है, जिस कस्टमर का कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उसे कार्ड होल्डर कहते हैं। तीसरा टर्म है फ्रेंड्स यहाँ पर एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक किसे कहते हैं? एटीएम मशीन ओनर बैंक। ऐसे सिंपल ध्यान रखिएगा, एटीएम मशीन का जो ओनर होता है वो एक्वायरिंग बैंक होता है। अगर पॉस के केस में बात करें तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन का जो ओनर होता है वो एक्वायरिंग बैंक होगा फ्रेंड्स। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इशूइंग बैंक जो डेबिट कार्ड इशू करता है, एक्वायरिंग बैंक जिसकी मशीन लगी हुई है, एटीएम मशीन का ओनर जो बैंक है वो एक्वायरिंग बैंक हो जाता है। बैंक विच इंस्टॉल द एटीएम इज कॉल्ड एक्वायरिंग बैंक। अब यहाँ पर क्या है कि हर बैंक एटीएम इंस्टॉल करता है और हर बैंक एटीएम डेबिट कार्ड इशू करता है। तो मतलब कभी एक बैंक इशूइंग बैंक होगा एक तरफ और वही बैंक एक्वायरिंग बैंक भी होगा दूसरी तरफ। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर देखिए, समझिए। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर इसने डेबिट कार्ड इशू किया है मान लीजिए, तो ये एसबीआई यहाँ पर इशूइंग बैंक हो गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए एसबीआई ने अपनी एटीएम मशीन लगा रखी है, उस एटीएम मशीन पर बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई कस्टमर आकर के अगर ट्रांजेक्शन करता है तो उस केस में एसबीआई क्या हो जाएगा? एक्वायरिंग बैंक हो जाएगा, क्योंकि उसकी एटीएम मशीन लगी हुई है। तो बैंक एक ही है एसबीआई, वही रोल निभा रहा है इशूइंग बैंक का, वही रोल निभा रहा है एक्वायरिंग बैंक का। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में। ठीक है, एक ही बैंक, ऐसा नहीं है कि एक बैंक इशूइंग बैंक है तो वो एक्वायरिंग बैंक नहीं हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि इशूइंग बैंक भी का रोल करे और एक्वायरिंग बैंक का भी रोल करे। सिंपलेस्ट टर्म में बस इतना याद रखना है, जो डेबिट कार्ड इशू करता है उसे इशूइंग बैंक कहते हैं, जो एटीएम मशीन लगाता है, इंस्टॉल करता है, उसे एक्वायरिंग बैंक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एटीएम नेटवर्क प्रोवाइडर की अगर हम बात करें तो एटीएम सारे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच की भी बात हमने वहाँ पर की थी पिछले लेक्चर में, तो थोड़ा डिटेल में और चर्चा करते हैं। ईच बैंक प्रोवाइड नेटवर्क फॉर इट्स एटीएम टू इट्स स्विच, है ना। हर एक बैंक को अपनी एटीएम मशीन से एक नेटवर्क जो है प्रोवाइड करना पड़ता है, वो ताकि उसके जो बैंक है उसके स्विच से कनेक्ट हो सके। यानी कि हर एक बैंक का अपना एक स्विच होता है जिससे उसके सारे एटीएम कनेक्टेड होते हैं। फिर ये स्विच किससे कनेक्टेड होता है? एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि एनपीसीआई ऑपरेट करता है, एनएफएस से कनेक्ट होता है। और इसी तरीके से हर एक बैंक का स्विच एनएफएस से कनेक्टेड रहता है। और इस तरीके से जब इस बैंक को, मान लीजिए ये ए बैंक है, इसको बी बैंक से बात करनी है तो वो पहले एनएफएस के पास आएगा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के पास, और फिर एनएफएस बात करवाता है बी से, फिर बी से वापस डेटा आ जाता है एनएफएस में, एनएफएस से जाता है ए में। तो इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। बियॉन्ड दैट ऑल बैंक स्विचेज आर कनेक्टेड टू एनपीसीआई स्विच, दैट इज एनएफएस, है ना। मैंने आपको बताया कि मतलब हर एक बैंक का जो एटीएम होता है वो अपने खुद के स्विच से कनेक्टेड होता है, बैंक के स्विच से। बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना स्विच है, एचडीएफसी का अपना स्विच है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक बैंक का एटीएम अपने स्विच से कनेक्टेड रहता है और फिर वो सभी बैंक के स्विच जो है आपस में एनएफएस से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, नेशनल फाइनेंशियल स्विच से। तो अगर बात करें, और एनएफएस कौन देखता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच? एनपीसीआई देखता है। तो बैंक और प्लस एनपीसीआई मिल करके नेटवर्क प्रोवाइडर बनते हैं, या नेटवर्क कोलैबोरेशन बनता है, स्विच बनता है। ओके, तो बेसिकली अगर नेटवर्क प्रोवाइडर की यहाँ पर बात की जाए तो बैंक का खुद का नेटवर्क प्लस एनपीसीआई द्वारा प्रोवाइड किया गया नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये दोनों मिल करके नेटवर्क प्रोवाइडर का काम करते हैं किसी एटीएम मशीन के लिए। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो यहाँ तक हमने बातें क्लियर कर ली हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे एटीएम नेटवर्क स्टेक होल्डर। एटीएम के नेटवर्क के स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, तो अभी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। द एटीएम नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन और एंटिटीज थ्रू हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फार्मिंग अ वेव ऑफ इंटरकनेक्टेड प्लेयर्स टू इंश्योर 24/7/365 कनेक्टिविटी एंड सीमलेस एटीएम यूजेज। तो अगर आपको एटीएम को यूज करना है
एटीएम कभी बंद नहीं रहते हैं अगर आपको एटीएम यूज करना है, यानी 24 घंटे 365 दिन। अभी करंट टाइम पे नेफ्ट और आरटीजीएस भी जो है 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल रहने लगी, उसी तरीके से एटीएम भी 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल होते हैं आपको। तो जो एटीएम का नेटवर्क होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, एक कनेक्शन होता है वेरियस इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का आपस में कनेक्शन होता है थ्रू हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब जिससे डेटा को आपस में शेयर किया जा सके, फॉर्मिंग अ वेव ऑफ इंटरकनेक्टेड प्लेयर्स। तो एक जाल बनता है, एक जाल बन जाता है इंटरकनेक्टेड जो है इंटरकनेक्टेड प्लेयर्स का, जो कि 24 घंटे आपको और 365 दिन जो है एटीएम में कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आप ईजिली जो है एटीएम मशीन को यूज कर सकें। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच है फ्रेंड्स। इधर इश्यूर बैंक का स्विच है, इधर एक्वायरर बैंक का स्विच है। अब देखिए एक बात बताइए, एक्वायरर बैंक का स्विच है और ये इश्यूर बैंक का स्विच है, तो एटीएम मशीन किसकी होगी? एटीएम मशीन ऑब्वियसली एक्वायरर बैंक की होगी। ये रही एटीएम मशीन, समझे आप। इश्यूर बैंक कौन सा होता है? जिसने डेबिट कार्ड दिया है, यानी डेबिट कार्ड जो कस्टमर यहाँ पर खड़ा है इस एटीएम मशीन के पास में, जो कस्टमर खड़ा है उसको जो है डेबिट कार्ड इस बैंक ने दे रखा है। डेबिट कार्ड इसका है, एटीएम मशीन एक्वायरर बैंक की है। सीबीएस उसका कहाँ होगा? इस कस्टमर का सीबीएस कहाँ होगा? इस वाले बैंक में होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड इस बैंक ने इशू किया है, इश्यूर बैंक ने, तो उसका खाता भी जो है इश्यूर बैंक में ही होगा। ठीक है, तो अब ज़रूरत क्या है हमें? ये एटीएम मशीन को ज़रूरत है इस बैंक में, इश्यूर जो बैंक है उसके खाते से बात करने की। यहाँ पर मान लीजिए राम है, राम का डेबिट कार्ड है और राम का अकाउंट मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ठीक है, राम के पास जो डेबिट कार्ड है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अब एटीएम पर गया राम, किसी भी बैंक के एटीएम पर गया, मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए एचडीएफसी के एटीएम पर गया और अपना कार्ड इंसर्ट किया। जब वो कार्ड इंसर्ट करेगा तो क्या होगा फ्रेंड? कार्ड इंसर्ट करने के बाद में तुरंत ही एक्वायरर स्विच पर डेटा पहुँचेगा। एक्वायरर स्विच देखेगा कि ये कस्टमर मेरे बैंक का नहीं है, तो अब मुझे दूसरे बैंक में डेटा भेजना होगा। तो वो क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो तुरंत ही एनएफएस को कांटेक्ट करे कि जो कस्टमर ने कार्ड इंसर्ट किया है वो मेरे बैंक का नहीं है, आप इसको कंसर्न बैंक को देखो। ठीक है, तो एनएफएस जो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या करेगा, वो चेक करेगा कि किस बैंक का है, फिर वो फाइंड आउट करेगा अच्छा ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्विच से कांटेक्ट करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्विच फर्दर आगे जा करके अपने सीबीएस में कनेक्ट करेगा और देखेगा कि इस कस्टमर के खाते में पैसे हैं या नहीं है। अगर खाते में पैसा है तो यहाँ से रिप्लाई जाएगा कि हाँ ठीक है, डिडक्शन अलाउ कर दीजिए, 10,000 खाते में है, 5,000 निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से जब ये रिप्लाई जाएगा सीबीएस से एक रिप्लाई जाएगा इश्यूर स्विच को, फिर इश्यूर स्विच बताएगा एनएफएस को कि ऑल इज वेल, और एनएफएस बताएगा कि ठीक है अलाउ कर दो ट्रांजेक्शन, और फिर यहाँ जा करके कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं। ये इतना पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स जो है, जब आप कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके 1-1.5 मिनट के अंदर में ये सारा काम हो करके छुट्टी होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये है फ्रेंड जो है बैंक मतलब जो है एटीएम का पूरा नेटवर्किंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो आपको शायद समझ में आया होगा। यहाँ पर एक्वायरर स्विच का मतलब समझ गए होंगे, ऐसा बैंक जिसने एटीएम मशीन लगाई हुई इंस्टॉल किया हुआ है उसका स्विच यहाँ पर होगा, उस बैंक का। यहाँ एटीएम मशीन है उसकी, उसका ये स्विच है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच सभी बैंकों के स्विच को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ जिसने डेबिट कार्ड इशू किया है उस बैंक का स्विच है, और ये उसका सीबीएस है। यहाँ पर एक केस ऐसा भी होगा, यहाँ पर भी जो है एक्वायरर बैंक का सीबीएस भी होगा। अब आप बोलोगे सर कि एक्वायरर बैंक का सीबीएस समझ में नहीं आया, वो उस केस में है, मान लीजिए ये एचडीएफसी बैंक का एटीएम है और एचडीएफसी बैंक का ही डेबिट कार्ड कोई लेकर के आ गया। अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है और वही एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर आ गया है कस्टमर, तो उस केस में क्या हमें एनएफएस की ज़रूरत होगी? आप बताइए, यहाँ एनएफएस तक जाने की ज़रूरत है? नहीं जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसका एटीएम है, एचडीएफसी का एटीएम, एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है और उसको इंसर्ट किया गया है एचडीएफसी के एटीएम में, तो वो तुरंत ही अपने स्विच में कनेक्ट करेगा। एक्वायरर स्विच को एटीएम मशीन अपने स्विच में कनेक्ट करेगा, तो वो चेक करेगा, जो स्विच है वो चेक करेगा कि ये तो कस्टमर मेरे खुद के बैंक का है, तो वो तुरंत ही अपने बैंक के सीबीएस से इसको कनेक्ट कर लेगा, आपस में ही कनेक्ट कर लेगा कि हमारे सीबीएस में देखो कि इस कस्टमर खाते में पैसा है या नहीं है। अगर उसके खाते में पैसा होगा तो स्विच को पता चल जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ पैसे निकालने दीजिए, और फिर पैसे निकल जाएंगे। तो अगर सेम बैंक और सेम बैंक का डेबिट कार्ड और सेम बैंक की एटीएम मशीन है, तो उस केस में एनएफएस और ये सारे रोल ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर ट्रांजैक्शन विद इन दैट मतलब उसी उतने में ही हो जाती है। वर्क फ्लो आपने देख ही लिया कि कैसे कैसे फ्लो होता है। तो आई बिलीव आपको इस पिक्चर से काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई होंगी फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन जो एटीएम पर होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। चलिए
दो टाइप की जो होती हैं उनमें से एक होती है फ्रेंड्स ऑन अस ट्रांजेक्शन और दूसरी होती है ऑफ अस ट्रांजेक्शन। ओके, अब सवाल यह है कि ऑन अस ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं। तो ऑन अस ट्रांजेक्शन मतलब इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन, इंट्रा मतलब विद इन होता है फ्रेंड्स, इसलिए विद इन लिख दिया मैंने। इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन मतलब विद इन बैंक ट्रांजेक्शन, एचडीएफसी की एचडीएफसी में ट्रांजेक्शन, एसबीआई की एसबीआई में ट्रांजेक्शन, वेयर कार्ड इशूअर बैंक एंड एटीएम एक्वायरिंग बैंक्स आर सेम। यहाँ पर क्या खासियत है कि जो कार्ड इशूअर बैंक है ना, जिसने डेबिट कार्ड इशू किया है वो, और एटीएम एक्वायरिंग बैंक जिसने एटीएम मशीन लगा रखी है वो, दोनों सेम होते हैं। तो उस केस में जो ट्रांजेक्शन होगी ऑन अस ट्रांजेक्शन होगी। जैसे एसबीआई का डेबिट कार्ड लेकर के, एसबीआई का डेबिट कार्ड लेकर के एक कस्टमर एसबीआई के एटीएम पर अगर चाहता है तो जो ट्रांजेक्शन वो कर रहा है उसे हम ऑन अस ट्रांजेक्शन कहेंगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अभी इस बात में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन टर्मिनोलॉजिकल लैंग्वेज में पूछा था वो ये पूछा है कि ऑन अस ट्रांजेक्शन के केस में कार्ड इशूअर बैंक और एटीएम एक्वायरिंग बैंक डिफरेंट होते हैं कि सेम होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोनों सेम होंगे, है ना। एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है और एचडीएफसी बैंक का ही एटीएम मशीन लगी हुई है, तो उस केस में कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, ऑन अस ट्रांजेक्शन होगी। यहाँ पर जो इश्यूअर बैंक है जिसने डेबिट कार्ड इशू किया है वो, और जिसकी एटीएम मशीन है एक्वायरिंग बैंक जिसे कहेंगे, ये वो दोनों सेम होते हैं। कई जगहों पर आपको कार्ड इश्यूअर बैंक ना लिख करके सिंपल लैंग्वेज में इश्यूअर बैंक लिखेंगे और एटीएम एक्वायरिंग बैंक ना लिख करके एक्वायरिंग बैंक लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इश्यूअर बैंक का मतलब जिसने डेबिट कार्ड इशू किया है, एक्वायरिंग बैंक का मतलब वह बैंक जिसने एटीएम मशीन लगा रखी है, पॉस मशीन लगा रखी है। ओके, उसके बाद में एग्जांपल के लिए डेबिट कार्ड एसबीआई का है और एटीएम मशीन भी अगर एसबीआई की है तो ऑन अस ट्रांजेक्शन होगी। अब जो मैंने आपको चार्ट में समझाया था, इन केस ऑफ ऑन अस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस डू नॉट कम टू एनएफएस स्विच। मैंने आपको समझाया था ना कि अगर ऑन अस ट्रांजेक्शन है, एसबीआई का ही डेबिट कार्ड है और एसबीआई की ही अगर एटीएम मशीन है, तो उस केस में एनएफएस का रोल खत्म हो जाता है। देखिए इतने में ही पूरा काम खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ एनएफएस स्विच का कोई यूज नहीं है, ये बात मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले समझाई हुई है, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑन अस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डू नॉट कम टू एनएफएस स्विच एंड द authentication and processing is done by card holders bank itself since the card issuing bank and the ATM machine installed by bank are सेम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एनएफएस स्विच तक डेटा नहीं जाता है, अथेंटिकेशन का काम, प्रोसेसिंग का काम कार्ड होल्डर का बैंक खुद करता है। जिस बैंक ने डेबिट कार्ड इशू किया है वही प्रोसेसिंग और अथेंटिकेशन कर देता है, क्योंकि कार्ड इशूइंग बैंक और जिसने एटीएम मशीन इंस्टॉल कर रखी दोनों बैंक सेम है, इसलिए यहाँ पर एनएफएस स्विच तक जाने की जरूरत नहीं होती है ऑन अस ट्रांजेक्शन के केस में। अब बात करते हैं ऑफ अस ट्रांजेक्शन। तो जो ऑन अस नहीं है वो ऑफ अस ट्रांजेक्शन हो गई। तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन या आउटसाइड कहेंगे ना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन या आउटसाइड ट्रांजेक्शन वेयर कार्ड इशूअर बैंक एंड एटीएम एक्वायरिंग बैंक आर डिफरेंट एंट्रीज, ठीक है। तो इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन होती हैं, यानी एक जो है एचडीएफसी का एटीएम, एसबीआई की एटीएम मशीन, है ना। जैसे डेबिट कार्ड एचडीएफसी का और एटीएम मशीन एसबीआई की, या डेबिट कार्ड एसबीआई का एटीएम मशीन किसी ग्रामीण बैंक की हो, तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन होगी फ्रेंड्स उसे ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहेंगे। इसमें कार्ड इशूअर बैंक और एक्वायरिंग बैंक दोनों डिफरेंट एंटिटी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे इशूअर बैंक और एक्वायरिंग बैंक, तो उसे हम ऑन अस ट्रांजैक्शन कह देंगे, ऑफ अस नहीं कहेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अस ट्रांजैक्शन दे गो टू एनएफएस स्विच which send the transaction to issuer switch and on receipt back forward it to the acquirer switch and further forwarding to the ATM machine facing the customer transaction। जो मैंने आपको वहाँ पर बात समझाई थी पूरा वही हो रहा है इसमें। इस केस में क्या होगा, एनएफएस स्विच में डेटा भेजा जाता है ना, which send transaction to issuer switch। वो क्या करेगा, एनएफएस स्विच जो होगा वो issuer स्विच को भेज देगा और वहाँ से वो सीबीएस में चेक करेगा। सीबीएस से अगर रिसिट बैक होगी कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो वो उसे उठा करके फिर से एक्वायरर बैंक के स्विच को भेज देगा। एक्वायरर बैंक का स्विच उठा करके एटीएम मशीन को बता देगा कि हाँ आप ट्रांजेक्शन अलाउ कर दीजिए। जो बात मैंने आपको चार्ट में समझाई थी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। कार्ड इश्यूअर बैंक स्विच डज द अथेंटिकेशन एंड अथराइजेशन। ध्यान रखेंगे कि जो कार्ड इश्यूअर बैंक होता है उसी का स्विच अथेंटिकेशन और अथराइजेशन का काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑन अस ट्रांजेक्शन है, ऑन अस ट्रांजेक्शन है तो जिम्मेदारी किसकी थी, जिस बैंक का था, एचडीएफसी का एटीएम था, एचडीएफसी का डेबिट कार्ड था, उसी की जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर ऑफ अस ट्रांजेक्शन है तो जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है उसकी जिम्मेदारी होगी अथेंटिकेशन और अथराइजेशन की। यानी ये इशूअर बैंक का जो स्विच है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वेरिफिकेशन करने की। ध्यान रखेंगे, अगर एचडीएफसी का एटीएम है
HDFC का डेबिट कार्ड है मान लीजिए और SBI का ATM मशीन है, तो उस केस में कौन जिम्मेदारी निभाएगा? तो HDFC बैंक निभाएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड HDFC का है, तो इश्यूअर बैंक के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप सारी डिटेल चेक करो कि सही है या गलत है। जो कस्टमर कह रहा है उसके खाते में 5,000 हैं तो हैं कि नहीं है, ये चीज़ चेक करने का काम इशू करने वाले बैंकर होता है। तो अभी हमने आपसे कहा कि ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन का काम कौन करता है? कार्ड इशूइंग बैंक करता है। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड वैलिडेटिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ कार्ड होल्डर। तो जो कार्ड होल्डर है वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, इस बात को वैलिडेट करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है। अथराइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन डन बाय कार्ड इशूअर फॉर फंड अवेलेबिलिटी एंड एडिशनल चेक। तो जब जो कार्ड इशूअर स्विच होता है वो चेक करता है कि खाते में फ़ंड अवेलेबल है या नहीं है, या कोई और चेक लगाया हुआ है, एडिशनल चेक है, तो उसको भी चेक करने का काम जब होता है तो उसे ही अथराइजेशन कहते हैं। यानी कि इशूअर बैंक, कार्ड इशू करने वाला बैंक अथराइज करता है कि हाँ अभी जो है आप पेमेंट दे सकते हैं, पैसा निकाल सकता है कस्टमर, ठीक है। इट वेरीफाइज द ट्रांजेक्शन डिटेल फ्रॉम इट्स CBS ऑटोमेटिकली एंड रिस्पॉन्स बैक्स ऑल द वे बैक डाउन टू द ट्रांजेक्टिंग ATM। तो जो इशूअर बैंक का स्विच होता है वो ट्रांजेक्शन डिटेल जो है चेक करता है CBS में ऑटोमेटिकली, और फिर रिस्पांस देता है किसको? रिस्पांस पूरा पूरा पहुंचता है जहां पर ATM में ट्रांजैक्शन हो रही होती है। इन केस ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, इन केस ऑफ नेगेटिव रिस्पांस ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन और ऑफेस्ट ट्रांजेक्शन। अगर दोनों के दोनों बैंक जो है मतलब जिसने कार्ड इशू किया है और जिसने ATM मशीन लगाई अगर दोनों सेम हैं तो उसे ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे डेबिट कार्ड SBI का है और ATM मशीन भी SBI की है तो उसे ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन कहेंगे। ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन जो होती है वो विद इन बैंक ही मतलब जो है अथराइज और अप्रूव हो जाती हैं, उनको NFS स्विच पर भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑफेस्ट ट्रांजेक्शन तब होती है जब डेबिट कार्ड इशू करने वाला बैंक यानी इश्यूअर बैंक और ATM मशीन लगाने वाला बैंक यानी एक्वायरिंग बैंक दोनों डिफरेंट होते हैं, तो उस केस में ऑफ अस ट्रांजैक्शन होती है। जैसे HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है और ATM मशीन SBI ने लगा रखी है तो ये ऑफ अस ट्रांजैक्शन है। SBI का डेबिट कार्ड है और ATM मशीन RRB ने लगा रखी है तो ये भी ऑफ अस ट्रांजैक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। और ऑफ अस ट्रांजैक्शन के केस में डेटा पहले जाता है एक्वायरिंग बैंक से NFS भेजता है उसको जो है इश्यूअर बैंक के स्विच के पास, इश्यूअर बैंक स्विच अपना भेजता है CBS के पास, CBS चेक करके बताता है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो डेटा वापस आता है इश्यूअर स्विच का, इश्यूअर स्विच से NFS स्विच से एक्वायरिंग स्विच, और तब जो है फाइनली कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर कार्ड इश्यूअर जो बैंक होता है उसी का स्विच जो है अथेंटिकेशन और अथराइजेशन का काम करता है। अथेंटिकेट करना, ये चेक करना कि जो कार्ड होल्डर है वो सही डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा है जो पिन वगैरह डाली है। अथराइजेशन मतलब ये चेक करना कि फंड वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल है, अगर अवेलेबल हैं तो उसे अलाउ करना कि हाँ पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट वेरीफाइड ट्रांजेक्शन डिटेल, ये ट्रांजेक्शन डिटेल CBS से पूरा चेक करता है। कौन? इश्यूअर बैंक का स्विच, वो बैक एंड पे CBS में जाकर के चेक करेगा कि सारी डिटेल जो ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए फ़ंड है या नहीं है, और फिर वो रिवर्ट बैक करता है ताकि ATM से पैसा निकल सके। अगर ट्रांजेक्शन का रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव आता है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहती है, अगर ट्रांजेक्शन का रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है बैक एंड से तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक फ्रेंड्स हमारा खत्म होता है। ऑनस ऑफस ये सब हमने समझ लिया। अब एक नया टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम IMT सिस्टम क्या होता है। तो IMT सिस्टम लाया क्यों गया है, इसके पीछे कहानी समझ लीजिए। अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, मान लेते हैं एक ऐसा दोस्त है आपका जिसके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो आपसे काफ़ी दूर है, तो अब आप उसको पैसे कैसे भेजेंगे? बैंक अकाउंट तो है नहीं, जा भी नहीं सकते कैश देने के लिए, चेक भी नहीं पहुंचा सकते हैं, इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? तो उसी जगह पर काम आता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। ध्यान रखेंगे कि आपके दोस्त के पास जो है अकाउंट नहीं है, आपके पास अकाउंट होना चाहिए। आप पैसे कब भेज पाओगे? जब आपके खाते में पैसा हो। तो सेंडर के पास अकाउंट होना चाहिए, सेंडर के पास अकाउंट होगा, आपके खाते में पैसा होगा तभी तो भेजेंगे। रिसीवर के पास अकाउंट ना हो तो काम चल सकता है। ये है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। IMT is an innovative domestic money remittance service that allows sending money to receiver only by using receiver's mobile number। तो अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जिसको पैसे भेजने उसके मोबाइल नंबर अगर केवल हो आपके पास में तो भी आप पैसा भेज सकते हैं। नो नीड टू हैव ए बैंक अकाउंट टू रिसीव द मनी। मनी को रिसीव करने के लिए किसी तरीके का अकाउंट होने की ज़रूरत
नहीं है। सिर्फ मोबाइल नंबर हो अगर आपके दोस्त के पास तो आप पैसा भेज सकते हैं। किससे? इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट का यूज करके। और ये यूज कैसे होता है फ्रेंड? इसके लिए आईएमटी जो है एटीएम मशीनों का ही यूज करता है। अगर आप एटीएम मशीनों पर जाते होंगे तो वहाँ पर देखिए होम मतलब शुरुआत में ही आपको आईएमटी एक साइड में लिखा हुआ मिलता है। अभी एटीएम पर जाइएगा तो ज़रा नोटिस करिएगा, वहाँ पर आपको आईएमटी लिखा हुआ मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि आईएमटी जो है क्या करता है, एटीएम नेटवर्क का ही यूज करता है और एटीएम को ही कस्टमर इंटरफेस के तौर पर यहाँ पर यूज किया जाता है। It allows bank customer to send money to a beneficiary or receiver just by inputting the beneficiary receiver's mobile number and a secret code generated during the transaction। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको दोस्त को अपने पैसे भेजने हैं तो आपको बस अपना मोबाइल मतलब उस दोस्त का मोबाइल नंबर और एक सीक्रेट कोड जो है आपको पता होना चाहिए। और वो सीक्रेट कोड जब आप आईएमटी ट्रांजेक्शन जनरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दो चीज़ें हो जाती हैं, मोबाइल नंबर आपका दोस्त आपको दे देगा, सीक्रेट कोड जो है जब आप आईएमटी ट्रांजेक्शन जनरेट करेंगे तो उसी समय आपको मिल जाता है, उस प्रोसेस के दौरान ही मिल जाता है। ठीक है। द सेंडर विल पुट हिज एटीएम कार्ड इन एटीएम मशीन। ठीक है, जिसे जिसे पैसा भेजना है वो अपना डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो है एटीएम मशीन में डालेगा एंड एक्सरसाइज आईएमटी ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा एंड देन ही कैन सेंड मनी फ्रॉम हिज कार्ड लिंक्ड अकाउंट टू अ फोन नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। तो वो अपना पैसा भेज सकता है किसको? जिस जिस किसी भी अकाउंट में जिसमें वो कार्ड लिंक हो, है ना। हर एक एटीएम मशीन कार्ड जो है किसी न किसी अकाउंट से लिंक होता है, उससे पैसा आप भेज सकते हैं किसी भी फ़ोन नंबर पर, जो फ़ोन नंबर आपके दोस्त का या बेनिफिशियरी का है उस पर भेजा जा सकता है। द बेनिफिशियरी रिसीवर कैन देन विथड्रॉ मनी फ्रॉम एन आईएमटी इनेबल्ड एटीएम विदाउट यूजिंग अ कार्ड, दैट इज कार्डलेस विथड्रॉल। ध्यान रखेंगे कि अब जब आपने पैसा भेज दिया तो आपका दोस्त एटीएम मशीन पर जाएगा। अब उसके हाथ में जब खाता नहीं है तो कार्ड कहाँ से होगा? समझिए, अकाउंट ही नहीं था तो डेबिट कार्ड कहाँ से होगा? तो उस केस में बिना डेबिट कार्ड के कार्डलेस विड्रॉल अलाउ होता है। इसीलिए जब आप एटीएम मशीन पर जाएंगे तो यहाँ यहाँ पर आईएमटी ऐसे लिखा होता है। थोड़ा नोटिस करिएगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जाइएगा तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर ही जैसे ही आप खड़े होंगे वहाँ पर मतलब कोई भी बटन ना प्रेस करिए, सिंपली आप जा करके एटीएम मशीन के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पर आपको आईएमटी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि उसी उसके बाद वो आईएमटी बटन को क्लिक करेगा और अपना जो डिटेल है वो डालेगा और पैसे पा जाता है। क्योंकि उसके पास कार्ड नहीं है और सारे ऑप्शन एटीएम में कार्ड इंसर्ट करने के बाद आते हैं, लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करना सब कुछ कार्ड इंसर्ट के बाद आता है। लेकिन आईएमटी ऐसा ऑप्शन है जो बिना कार्ड इंसर्ट के आता है। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट ही यही है कि उसके पास अकाउंट ही नहीं है तो कार्ड कहाँ से होगा। तो ऐसे में वो ऑप्शन सबसे ऊपर देना जरूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतनी बात हमें क्लियर हो गई। बेनिफिशियरी रिसीवर नीड नॉट टू बी कस्टमर ऑफ सेम बैंक। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप सेंड पैसा एसबीआई से कर रहे हैं, अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्योंकि उसका खाता हो या ना हो काम चल सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके के केसेस है फ्रेंड, अगर अकाउंट है तो भी भेज सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं है तो भी आईएमटी के थ्रू भेज सकते हैं। द विड्रॉल डिटेल्स इंक्लूडिंग सीक्रेट कोड आर पार्सली कम्युनिकेटेड टू बेनिफिशियरी रिसीवर हिज मोबाइल नंबर एंड पार्सली बाई रिमिटर। ठीक है, तो जो विड्रॉल पैसे विड्रॉ करने के लिए जो डिटेल्स होती हैं उसमें सीक्रेट कोड वगैरह जो होता है वो थोड़ी बहुत डिटेल जो है बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है और थोड़ी बहुत डिटेल जो है रिमिटर जिसने पैसा भेजा उसके मोबाइल पर भेज दी जाती है, ताकि लीक ना हो। मान लीजिए वो मैसेज और सीक्रेट कोड दोनों एक साथ मिल गया जो है बेनिफिशियरी को और उसको किसी ने पढ़ लिया, तो उसमें करना कुछ नहीं है। मशीन पर आप गए, यहाँ पर आपने आईएमटी बटन प्रेस किया, आईएमटी बटन प्रेस करने के बाद वो आपसे पूछेगा कितने रुपए हैं, वो आपको अपना आपका दोस्त बता चुका होगा। अगर मैसेज में पता चल गया 2000 रुपये हैं और उसमें जो कोड आया है सीक्रेट कोड, वो आपको सीक्रेट कोड डालने के लिए बोलेगा, आपने वो डाला, पैसे निकल करके चले आए। इसीलिए पूरी चीज़ जानकारी एक मैसेज में नहीं डाली जा सकती है। कुछ जानकारी बेनिफिशियरी को दे दी जाती है जिसको पैसा मिलना है और कुछ जानकारी जो पैसा भेज रहा है उसको दे दी जाती है। तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। ऐसे व्यक्ति को पैसा भेजना जिसके पास सिर्फ मोबाइल नंबर है, तो उसको अगर पैसा भेजना चाहते हो तो आईएमटी का यूज किया जा सकता है। ओके, और आईएमटी जो है एटीएम मशीन के थ्रू ही ऑपरेट होता है, एटीएम मशीनों पर ही इसका यूज किया जाता है। अगर आपको पैसे भेजने हैं किसी दोस्त को तो उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक सीक्रेट कोड जो है, जब आप आईएमटी एटीएम मशीन में आईएमटी ट्रांजेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पर सीक्रेट कोड भी जनरेट होता है। ठीक है, सेंडर को अपना डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालना होता है, आईएमटी ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होता है और फिर वो अपने अकाउंट से पैसा जो है किसी फ़ोन नंबर पर भेज सकता
है, जिसके फ़ोन नंबर पर पैसा गया हुआ है वो पैसे को विड्रॉल कर सकता है, एटीएम पर जाएगा। IMT इनेबल्ड एटीएम होना चाहिए जिस पर IMT फैसिलिटी हो, ऐसे नॉर्मली सभी एटीएम है करंटली, ठीक है। IMT इनेबल्ड एटीएम पर जाएगा और उसे कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, कार्डलेस ट्रांजेक्शन करेगा वो, सिर्फ वो ऑप्शन दबाएगा IMT वाला, जो बटन उसके पास होगी उसको प्रेस करेगा और वो जा करके कोड वगैरह डालेगा, पैसे डालेगा और पैसे निकल आते हैं। इसके लिए बेनिफिशियरी रिसीवर को नीड नॉट बी कस्टमर ऑफ सेम बैंक का कस्टमर है, अदर बैंक का कस्टमर है, अकाउंट है नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि IMT का पर्पज़ ये है कि अगर अकाउंट नहीं है तभी पैसा भेजने का फ़ायदा है, अगर खाता है तो इस सब की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, ठीक है। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह को बढ़ावा दिया जा सके। कई बार ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके पास में अकाउंट वगैरह नहीं है, होता है सिर्फ वो ऐसे जो दिहाड़ी वर्कर वगैरह होते हैं उनके केस में ऐसा लागू होता है, ठीक है। तो विड्रॉल डिटेल्स इंक्लूडिंग सीक्रेट कोड जो है कम्युनिकेट किया जाता है, कुछ डाटा बेनिफिशियरी को दे दिया जाता है, कुछ डेटा जो है जो पैसा भेजता है रिमिटर उसको दे दिया जाता है, कुछ जो है जो डेटा दे दिया जाता है, फिर वो आपस में एक दूसरे से फ़ोन वगैरह पर शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो उसका दोस्त ही है ना, तभी तो आप उसको पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ IMT इंस्टेंट मनी ट्रांसफर इज मल्टीफोल्ड, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, और इस सर्विस को किस किस केस में यूज किया सकता है। द रिसीवर नीड मनी इमीडिएटली, जो जिसको पैसे चाहिए उसको पैसा तुरंत चाहिए, उसके पास कोई बैंक का खाता नहीं है, या जिसको पैसे भेजने हैं उसको रिसीवर के अकाउंट के बारे में नहीं पता है, ओके, या फिर रिसीवर जो है अपने मतलब पास में नहीं है कि ताकि आप उसको कैश जो है या चेक बाई हैंड दे सकें। तो इन सभी केसेस में जो है आप IMT का यूज कर सकते हैं। करंटली अगर बात करें तो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब अगर आपका दोस्त जो मान लीजिए SBI में है, ठीक है, तो SBI के ATM से ही जो है आप SBI में आपका अकाउंट है, आपको पैसे भेजने हैं तो आपको SBI के ATM मशीन पर ही जा करके IMT मैसेज जनरेट करना होगा। तो कंट्री दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ओनली इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन बैंक ATM टू एन ATM ऑफ द सेम बैंक, ठीक है। फॉर ATM विड्रॉल विदाउट एन अकाउंट इन द बैंक बाई बेनिफिशियरी द पार्टनर पेमेंट्स आर एट सेम बैंक ATM। तो अगर जो है ATM विड्रॉल करना है और उसमें आपके पास अकाउंट नहीं है तो उस केस में बेनिफिशियरी को पैसे अगर निकालने हैं तो सेम बैंक के ATM पर ही जा करके पैसे निकालने होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया, मतलब जो है अगर SBI का SBI से पैसा अगर भेजा गया है, SBI से आपके दोस्त ने पैसा भेजा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर और सीक्रेट कोड ले जा करके किसी SBI के ATM से ही पैसा निकालना होता है, ठीक है। व्हेन वी वांट टू इनिशिएट रेमिटेंस विथ रेफरेंस टू बैंक अकाउंट नंबर, हाउएवर इट कैन बी इंटर बैंक, ठीक है। तो अगर आप किसी बैंक अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं, सीधे मोबाइल नंबर पर नहीं भेजना चाहते, तो उस केस में इंटर बैंक यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में भी रेमिटेंस पॉसिबल होता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो है IMT के बारे में। IMT के बारे में आपने प्रॉफिट देख ही लिया, मतलब किन किन कंडीशन में यूज होना चाहिए। पहला, रिसीवर को तुरंत पैसे की ज़रूरत है, उसके पास में अकाउंट भी नहीं है रिसीवर के पास में, या जो पैसा भेज रहा है उसके पास में मतलब जिसके पास भेजना है उसके अकाउंट की डिटेल नहीं है, या उसका दोस्त जिसको पैसे देने हैं वो नज़दीक में नहीं है कि उसको कैश दे आए या चेक बाई हैंड दे आए। तो उन सभी केसेस में हम जो है IMT का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की। प्रॉफिटेबिलिटी तो हर एक बिजनेस का वसूल ही होता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए ही होता है। टुडे ATM आर नो लेस देन ब्रांचेज इन देयर कैपेबिलिटी टू सर्विस कस्टमर्स, एंड इन फैक्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इट कैन सरपास ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। तो आज के दौर में अगर हम बात करें तो ATM मशीनें जो है ब्रांच से कम नहीं है कस्टमर सर्विस देने में, बल्कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि ये ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल जो ब्रांचेज वगैरह हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा बन करके ये साबित हो रहे हैं। मतलब ब्रांचों में दिन भर में हो सकता है 400 कस्टमर ना प्रोसेस किए जा सकें, लेकिन जो है ATM मशीनों पर दिन भर में 400 कस्टमर 500 कस्टमर कैश विड्रॉल कर सकते हैं। हाउ एवर द ATM वर्टिकल ऑफ बैंक नीड टू बी प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। लेकिन जो ATM वर्टिकल है या ATM जो डिपार्टमेंट है एक तरह से कह सकते हैं आप बैंक का, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसमें फ़ायदा होना चाहिए और बिजनेस सस्टेन करना चाहिए, तभी तो बैंक ATM लगाएगा। अगर उसको घाटा ही होता रहेगा तो वो ATM क्यों लगाएगा ना। Banks save manpower and operational cost when customer get diverted to and opt to use ATM for transaction like cash withdrawal, check deposit etc। तो बैंक की मैन पावर बचती है, उसकी ऑपरेशनल कास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा है ब्रांच का
रेंट है, जनरेटर का खर्चा है, इन सभी खर्चों को वो बैंक तभी बचा सकता है जब एटीएम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यूज करें, ब्रांच कम विजिट करें, एटीएम ज़्यादा यूज करें कैश विड्रॉल, चेक डिपॉजिट वगैरह करने के लिए। स्टडी बताती है कि जो कैश विड्रॉल अगर आप एटीएम पर एक कस्टमर करता है तो अगर 12 रुपये लगते हैं, तो वही कस्टमर अगर ब्रांच में अगर कैश विड्रॉल करेगा तो 30 रुपये 35 रुपये लगते हैं। ये एक रफ डेटा है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक आइडिया देता है आपको कि हाँ इतना फ़र्क होता है। 1/3 से भी कम कॉस्ट आती है अगर एटीएम से विड्रॉल करवाया जाए तो, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात की हमने, एटीएम की प्रॉफिटेबिलिटी की हमने बात की कि एटीएम का जो बिजनेस होना चाहिए, वर्टिकल जो है बैंक का, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिट होगा तभी बैंक जो है उसको आगे बढ़ाएगा और एटीएम लगाएगा। तो आज के समय में हम बात करें कि जो एटीएम है वो किसी ब्रांच से कम नहीं है कस्टमर सर्विस देने में, बल्कि टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से ये सरपास कर गए हैं, बैंक की ब्रांचों से भी आगे निकल चुके हैं। और लेकिन जो है बैंक का एटीएम जो वर्टिकल है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। बैंक जो है तभी अपनी मैन पावर यानी जो लोग लगे हुए हैं, एक ब्रांच में 6 लोग हैं, वहाँ पर अगर एटीएम लगा दिया जाए और 4 लोगों से काम चल जाएगा तो मैन पावर सेव हो जाती है, ऑपरेशनल कास्ट घट जाती है। बड़ी सी ब्रांच खोलने में ज़्यादा पैसा लगता है, एटीएम खोलने में कम पैसा लगता है, एटीएम का किराया कम आता है, एटीएम का बिजली का बिल कम आता है। तो इस तरीके से ऑपरेशनल कास्ट भी घटती है और ये तभी पॉसिबल है जब कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एटीएमों का यूज करें और ब्रांच विजिट करना कम पसंद करें। स्टडी ये बताती है कि ब्रांच में अगर पैसा विड्रॉल किया जाता है तो अगर 30 रुपये लगते हैं तो एटीएम पर विड्रॉल करने में 10 ही रुपये का खर्चा होता है बैंक को, है ना। बैंक को मतलब एक ब्रांच खोल करके और सारा सारा स्टाफ की सैलरी और सारा खर्चा लेकर के अगर आप देखोगे तो एक एक ट्रांजेक्शन करवाने के लिए 30 रुपये का खर्चा आता है ना। एक एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। और जबकि एटीएम मशीन पर वही खर्चा जो है बहुत सस्ते रेट पर हो जाता है, तो इसीलिए बैंक जो है एटीएम को प्रेफर भी करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और एटीएम का बैंक्स के लिए क्या बेनिफिट है उस पर चर्चा करेंगे, और फिर एक और टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन का, और फिर इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। दे आर एन अल्टरनेटिव टू एक्सटेंड बैंकिंग आवर्स, ठीक है। तो बैंकों को बहुत सारे फ़ायदा है अगर एटीएम लगा लेते हैं। पहला तो ये कि बैंकिंग आवर बढ़ जाता है। जैसे ब्रांचें 10 से 5 काम करती हैं, लेकिन एटीएम मशीन आप चाहो तो रात में 10 बजे तक या 24 घंटे भी खोल सकते हो। दे आर चीपर इफ ट्रांजेक्शन आर लार्ज इन नंबर एंड कॉन्सिक्वेंटली दे रिड्यूस फुटफॉल एट ब्रांचेज। तो अगर जो है ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो सस्ती ट्रांजेक्शन पड़ती हैं हमें ब्रांच के मुकाबले, और जो है ब्रांचों में जो फुटफॉल होता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, उसको भी घटाने में ये मदद करती हैं। दे आर एन अल्टरनेटिव फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांच। तो ओपनिंग नई ब्रांच खोलने से अच्छा है एक एटीएम भी खोला जा सकता है, तो एक फ़ायदा ये भी होता है। दे रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बैंक। बैंक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, सैलरी देना है, ये वो सारी चीज़ें कम कर देते हैं। दे हेल्प बैंक अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश एंड रिड्यूस कैश हैंडलिंग। तो ज़्यादा कैश इधर उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्रांचेज के मुकाबले, है ना। जितना ब्रांच में पता चल रहा है कि जो है दिन में 2 करोड़ 3 करोड़ आ रहा है, एटीएम पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे कैश आता है, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैश का थोड़ा सा कम हो जाता है। दे आर लोकेटेड एट कन्वीनियंट लोकेशन। उन्हें कहीं भी जहाँ पर ठीक लोकेशन मिले, छोटी सी भी जगह मिले, वहाँ पर लगाया जा सकता है। जैसे दीवार में लगाया जा सकता है, लॉबी में, ब्रांच के अंदर लगाया जा सकता है, विंडो खिड़की बना करके खिड़की मॉडल में भी लगाया जा सकता है। दे प्रोवाइड पब्लिसिटी फॉर बैंक। अब जो एटीएम की प्रीमाइसेस होती है, जो स्पेस होता है, उसको यूज करके बैंक अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रचार कर सकते हैं। दे रिलीव बैंक एम्प्लॉय फ्रॉम रूटीन ट्रांजेक्शन। जो रूटीन की ट्रांजेक्शन होती है कि 15,000 विड्रॉल करना है, 5,000 विड्रॉल करना है, 12,000 6,000 1200, ऐसी जो ट्रांजेक्शन हैं उनको अवॉइड करके जो है बैंक एम्प्लॉय अपने मेन काम पर फोकस कर सकते हैं, क्रिएटिव काम पर, लोन वगैरह पर ऐसे फोकस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स कि एटीएम का बेनिफिट बैंकों को कौन कौन सा है। आपके बैंकिंग आवर बढ़ जाते हैं, एटीएम मशीन काफ़ी देर तक 24 घंटे भी खुली रह सकती है, एटीएम की ट्रांजेक्शनें चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, और इसकी वजह से ब्रांचों में जो कस्टमर की भीड़ होती है वो भी कम होती है। नई ब्रांच खोलने के मुकाबले आप एक नया एटीएम भी अल्टरनेटिवली खोल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घट जाता है, सैलरी वगैरह नहीं देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम देना है, रूम का रेंट कम देना है। ब्रांच खोलेंगे तो 65,000 70,000 देना है, एटीएम खोलेंगे तो 10,000 20,000 देना है ना। उसके बाद में कैश का ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाता है ब्रांचों के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद में इनको कहीं भी कन्वीनियंट लोकेशन पर लोकेट किया जा सकता है, मतलब एक दीवार मिली उसमें भी लगा सकते हैं, एक खिड़की मिली उस पे भी लगा सकते हैं, ब्रांच के अंदर भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये काम ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है कि एक खिड़की में जो है ब्रांच नहीं खोली जा सकती, लेकिन एटीएम खोले जा सकते हैं। ये पब्लिसिटी के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, बैंक की पब्लिसिटी करते हैं एक तरीके से एटीएम जो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये बैंक एम्प्लॉय को जो
रूटीन ट्रांजैक्शन है उनसे छुटकारा देते हैं, ताकि जो है बैंक एम्प्लॉय जो है मोर एनालिटिकल और क्रिएटिव वर्क पर फोकस कर सके फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो कि है कि मतलब एक महीने में कितनी फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलती हैं अपने एटीएम पर, दूसरों के एटीएम पर। ठीक, तो आरबीआई हैज़ फॉर्मुलेटेड न्यू एटीएम यूजेज गाइडलाइन एंड चार्जेज। तो इसमें बात करेंगे पहली, फ्री ट्रांजैक्शन इन अ मंथ एट ओन बैंक्स एटीएम। अपने खुद के बैंक के एटीएम पर आपके पास में एसबीआई का डेबिट कार्ड है, ठीक है, और आप एसबीआई की ही मशीन अगर यूज करते हैं तो कितनी फ्री ट्रांजैक्शन आपको अवेलेबल हैं। तो ध्यान रखिएगा, 6 मेट्रो सिटीज़ हों या नॉन मेट्रो सिटीज़ हों, हर एक केस में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती है फ्रेंड्स। ओके, बैंक का खुद का एटीएम मशीन है तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है, चाहे वो 6 मेट्रो सिटी हो, चाहे यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं अपने खुद के बैंक के एटीएम पर। ठीक है, यानी मैं अगर मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ तो भी अगर मैं एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो एसबीआई के एटीएम पर जाकर के 5 ट्रांजैक्शन महीने में फ्री कर सकता हूँ। और जब हम यहाँ पर फ्री ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं 5 ट्रांजैक्शन की, तो उन ट्रांजैक्शन में फ्रेंड जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों जुड़ी हुई होती हैं, इंक्लूसिव होती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे निकालना, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब अकाउंट स्टेटमेंट आपने चेक कर लिया, मिनी स्टेटमेंट चेक कर लिया, अकाउंट बैलेंस चेक कर लिया, वो सब आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आते हैं। अब 6 मेट्रो सिटीज़ की थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये 6 मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको अगर कोई जैसे दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एसबीआई का डेबिट कार्ड है और एचडीएफसी के एटीएम पर आप जाते हैं मशीन पर, तो उस केस में 6 मेट्रो सिटीज़ में आपको सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलती हैं। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 6 मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहाँ पर 3 ही ट्रांजैक्शन अलाउ की जाएंगी, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये हैं 6 मेट्रो सिटीज़, मुंबई है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलोर है और हैदराबाद है। ये 6 सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन अवेलेबल मिलेंगी अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं। नॉन मेट्रो सिटीज़ मतलब इन 6 के अलावा पूरे देश में कहीं पर भी अगर आप हैं तो 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलती हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपका एसबीआई का एटीएम है, एसबीआई का डेबिट कार्ड है, तो आपको 5 ट्रांजैक्शन पूरे भारत देश में मिलेंगी, 5 ट्रांजैक्शन पूरे देश में मिलेंगी। अगर खुद का एटीएम है, खुद का एटीएम है और खुद का डेबिट कार्ड है, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगी, उसका मतलब है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन को मिला करके यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर किसी दूसरे बैंक का आप एटीएम यूज करना चाहते हैं तो आपको 6 मेट्रो सिटीज़ में केवल 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी और नॉन मेट्रो सिटीज़ इन 6 के अलावा बाकी पूरे देश में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं। 6 मेट्रो सिटीज़ आपकी फ्रेंड्स ये हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है वो अपनी लिमिट एक्सीड कर जाता है, व्हाट इफ़ कस्टमर नीड टू यूज एटीएम फॉर मोर देन लिमिट अलोकेटेड। आपने कहा कि जो है नॉन मेट्रो में हम आपको 5 ट्रांजैक्शन देंगे, अगर मान लीजिए मुझे महीने भर में 12 बार जो है ट्रांजैक्शन करनी है या 18 बार ट्रांजैक्शन करनी है, या हर दिन मैं रोज़ एटीएम से पैसे विड्रॉल करूँ, तो उस केस में मुझे क्या होगा। तो उस केस में अगर आप जो है लिमिट पार कर जाते हैं तो 1 जनवरी 2022 से आपको 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले ये 20 रुपये था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से जो नई लिमिट आई हुई है आरबीआई की फ्रेंड्स, नया चार्ज आया है, उसमें 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ते हैं। तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपने ख़त्म की, उसके बाद में अगर आपने पहली ट्रांजैक्शन जैसे ही की, 6वीं ट्रांजैक्शन या पहली ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन के बाद में आपको तुरंत 21 रुपये पे करने पड़ेंगे, प्लस जीएसटी भी इस पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया फ्रेंड, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये कस्टमर के ऊपर बर्डन है एक तरीके से। 5 ट्रांजैक्शन फ्री वाली खत्म हुई, उसके बाद जितनी मान लीजिए अगर आपने 10 और ट्रांजैक्शन की तो 21 रुपये प्लस जीएसटी हर एक ट्रांजैक्शन पर, हर 10 ट्रांजैक्शन पर आपको देना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप विड्रॉल करते हैं तुरंत ही आपके खाते से पैसा भी निकलता है, साथ ही साथ में बैंक अपना चार्ज भी काटता रहता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो 21 रुपये है लिमिट इसकी, ठीक है। उसके बाद में बैंक चार्जेज विथ वन अनदर फॉर अलाउइंग द यूज ऑफ एटीएम मशीन। ध्यान रखिएगा कि बैंक जो है एक दूसरे के ऊपर भी चार्ज लगाते हैं अगर आप उनकी एटीएम मशीन यूज करते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो है एसबीआई ने एटीएम मशीन लगा रखी है, अब उसकी एटीएम मशीन पर काफ़ी सारा पैसा खर्चा हुआ है, तो वो ऐसे फ्री में एचडीएफसी वालों को तो अलाउ नहीं करेगा ना कि आपका कस्टमर आया, हमारा डेबिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड लगाया और हमारे एसबीआई की मशीन से पैसे ले करके जाए। तो उस केस में क्या होता है कि बैंक एक दूसरे के ऊपर चार्ज लगाते हैं।
कौन किसके ऊपर लगाता है? भाई जिसकी एटीएम मशीन लगी है, जिसने मशीन लगा रखी है, उसने ज़्यादा खर्चा कर रखा है तो वो पैसे लेता है। और देता कौन है? जो केवल कार्ड इशू कर दिया है। एक कस्टमर ने बीओबी का डेबिट कार्ड लेकर के कस्टमर चला गया, तो केवल उसका डेबिट कार्ड ही तो लगा बीओबी का यहाँ पर, बाकी पूरा का पूरा खर्चा मान लीजिए एसबीआई बैंक ने एटीएम लगा रखा है तो वो एसबीआई वियर कर रहा है, तो उस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा को कुछ पैसे एसबीआई को देने पड़ते हैं। ठीक है। द एक्वायरिंग बैंक इन्वेस्टिंग इन एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी एबल टू जनरेट एनफ रेवेन्यू टू रिकवर द कास्ट। तो वही कह रहे हैं कि एक्वायरिंग बैंक मैंने आपको समझा दिया है। एक्वायरिंग बैंक वो बैंक होता है जो एटीएम मशीन लगाता है, इंस्टॉल करता है। तो एक्वायरिंग बैंक अगर एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एटीएम मशीन लगाया है, तो उसको कहीं ना कहीं से इतना फ़ायदा होना चाहिए कि उसकी कास्ट जो है रिकवर हो जाए। अब जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से 1 अगस्त 2021 से इशुइंग बैंक पे इंटरचार्ज टू एक्वायरिंग बैंक एट रेट ऑफ 17 रुपये, पहले 15 रुपये था फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड एट द रेट ऑफ 6 रुपये फॉर एवरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये क्या है? अभी तो सर आपने बताया था 21 रुपये पे करेगा, अब आप 17 और 15 में कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो देखिए समझिए इस बात को, 21 रुपये किस केस में है? जब कस्टमर ने 5 ट्रांजेक्शन की जो लिमिट थी उसको पार कर लिया, तो कस्टमर बैंक को पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है? कस्टमर अपने बैंक को पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो फ्री 5 ट्रांजेक्शन दी थी, अब आपको और ज़्यादा की ज़रूरत है, 10 ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते हो तो 5 ट्रांजेक्शन का पैसा और पे करो, है ना? तो उस केस में 21 रुपये प्लस जीएसटी का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर चार्ज लगा रहा है। फ्रेंड समझिए इस बात को, एक बैंक ने अपना एटीएम मशीन का पूरा सेटअप लगा रखा है, यहाँ पर जनरेटर है, यहाँ पर गार्ड लगा रखे हैं, यहाँ पर एसी लगा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता है, वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है, कैश डालता है। तो ये सारे खर्चे मैनेज करने में उसको जो पैसा लगता है, उसके बदले में वो कहता है कि अगर किसी दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड लेकर के कस्टमर आएगा तो इस बैंक को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो मना नहीं करते हैं क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन है, इसलिए मना नहीं करते हैं, नहीं तो मना भी कर दें। ठीक है। तो गाइडलाइन ये है कि अब यहाँ पर इशुइंग बैंक जिसने डेबिट कार्ड इशू किया है उसको पे करना पड़ता है। किसको? एक्वायरिंग बैंक को। एक्वायरिंग बैंक को जिसने एटीएम मशीन इंस्टॉल कर रखी है, 17 रुपये हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए और 6 रुपये हर एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। कौन करता है ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? कस्टमर करता है फ्रेंड्स। कौन करेगा? कस्टमर करेगा। अब आप समझिए, मतलब आपको लगता रहा होगा कि बैंक जो है 21 रुपये मेरे काट ले रहा है, लेकिन अब आपको समझ में आया होगा कि 21 रुपये जो आपके काटे उसमें 17 रुपये उसके भी चले गए। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, है ना? बैंक ने दूसरे बैंक को 17 रुपये पे कर दिए, तो एक्चुअल में जो है 21 रुपये आपसे नहीं लिए उसने, उसको तो काफ़ी कम ही मिला है, क्योंकि 17 रुपये तो उसको किसको चले गए? एक्वायरिंग बैंक को चले गए। अब यहाँ पर तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2021 से ये गाइडलाइन है फ्रेंड। पहले 15 रुपये था फाइनेंशियल के लिए, अब 17 रुपये है। पहले 5 रुपये था नॉन फाइनेंशियल के लिए, अब 6 रुपये है। डाउट नहीं रखना है फ्रेंड्स। ओके। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का 17 रुपये चार्ज है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का 6 रुपये चार्ज है। हु पेज मनी? कौन पे करता है? इशुइंग बैंक जिसका डेबिट कार्ड है वो। हु गेट बेनिफिट? फायदा किसको होता है? एक्वायरिंग बैंक को जिसने एटीएम मशीन इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है। तो अब जो थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा वो मेरे ख्याल से यहाँ पर समराइज हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।